अच्छा देखो, यहाँ पर जो है ना हम रेट ऑफ रिएक्शन ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, कहाँ से स्टार्ट होता है? देखो, रेट ऑफ रिएक्शन की मतलब है कि किस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, यानी कितने वो टाइम में कितना रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, यानी कि हमने एक स्पेसिफिक वो टाइम लिया, हमने देखा कि भाई कितने टाइम में, जैसे बुलेट से कोई एक रिएक्शन है वो 4 मिनट्स में हो रहा है, तो अब हम उसको क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं कि भाई ये 4 मिनट्स में क्यों हो रहा है, उसको 3 मिनट्स में कैसे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्पीड ऑफ रिएक्शन असल में ये है, ये कि किस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है कि किसी रिएक्शन की स्पीड क्या है, ठीक है। फिर इसी को तरीके से हमारे पास को हम ये भी तो बोल सकते हैं कि द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ रिएक्शन, कि एक रिएक्शन को कितना टाइम लग रहा है, स्पीड यही होता है ना कि हम डिस्टेंस को देखते हैं कि कितना डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है इन अ गिवन टाइम, यानी कि जो एक स्पेसिफिक टाइम है उसमें कितना डिस्टेंस वो कवर हो रहा है। स्पीड क्या है, जैसे कि हम इस तरीके से देखते हैं, जैसे लेट से 10 किलोमीटर जो है ना वो डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं, वो लेट से 10 मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूँ कि यही डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स 8 मिनट्स में हो रहा है, तो क्या हुआ, स्पीड हमने इंक्रीज करी है, तो वो 10 मिनट से 8 मिनट्स में हुआ है। हमने क्या किया, स्पीड इंक्रीज करी है, हमने क्या किया, स्पीड इंक्रीज करी। इसी तरीके से हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन में क्या देखते हैं कि कितने टाइम में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ रिएक्शन, द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ रिएक्शन, यानी कि एक रिएक्शन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या है, जो इसका प्राइमरी फैक्टर होता है ना, जो मेन फैक्टर है वो टाइम है, यानी कि जिसको हमने पूरा एनालाइज करना है ना, वो है टाइम, कि कितने टाइम में रिएक्शन हो रहा है। असल चीज यहाँ पे क्या है, टाइम, हमारा सब कुछ यहाँ पे वो टाइम है। जो हमारा मेन फैक्टर है ना, जो मेन पॉइंट है इस पूरे टॉपिक का, वो है वो टाइम, कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट अ रिएक्शन, यानी कितने टाइम में कितना रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। लेट से मैं कोई अच्छा, इसमें ये नहीं है कि हम मुझे पूरा रिएक्शन कंप्लीट करना हो। हम जैसे फर्ज करो मैं एक रिएक्शन कर रहा हूँ A+B, तो अब मैं, जरूरी वो नहीं है कि मैं पूरा देखूँ ना, कि मैंने कहा कि भाई मेरे पास इसके 100 ग्राम से और बी के भी 100 ग्राम से, तो मैंने कहा कि भाई मुझे ये बताओ कि इन दोनों से मिलके 15 ग्राम सी कितने टाइम में वो बनेगा। तो मैं कोई ये कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रहा, मैं कोई ये कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि भाई 15 ग्राम में कितना टाइम वो लग रहा है। तो मैंने कहा कि भाई 15 ग्राम में 5 मिनट्स को लग रहे हैं। तो इस 5 मिनट्स को हम देखते हैं कि किस तरीके से ये कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक पूरे रिएक्शन को कंप्लीट की तरफ मैं लेके जाऊं, उसका टाइम वो देखूं। मैं कोई ये भी बोल सकता हूँ कि भाई इतना अगर मेरे पास जो अमाउंट बन रहा है वो कितने टाइम में वो बन रहा है, ठीक है। तो अब सारा काम क्या है, मुझे 5 मिनट्स को ऑल्टर करना है। इस ये चीज हम यहाँ पे तो पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम इस 5 मिनट्स को कम कर सकते हैं, या किस तरीके से ये और ज्यादा हो सकता है, सही है, ताकि हमें और ज्यादा टाइम तो लग जाए, और वो जाहिर सी बात है वो एफिशिएंसी डिक्रीज होगी, वो फिजिबल नहीं होगा, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें इस 5 मिनट को 4 मिनट्स या 3 मिनट्स में लेके आना है। हमने इस 5 मिनट्स को 4 मिनट्स या 3 मिनट्स में लेके आना है, ये हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से क्या होता है, इस ये जो रिएक्शन, ये जो पूरा हमारे पास टॉपिक है ना, इसके दो पार्ट्स हैं। अब देखो यहाँ पे ना दो हमारे वो पार्ट्स हैं इस टॉपिक के, रेट ऑफ रिएक्शन के। एक के रिएक्शन होगा नहीं होगा, देखो वो भी तो कुछ सिनेरियो होंगे ना कि जिनमें हमारा रिएक्शन होगा या नहीं होगा, यानी कि जो उसको कवन करेंगे कि भाई हमारा रिएक्शन हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और सेकंड वो पार्ट ये है कि भाई अगर रिएक्शन हो रहा है तो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस 5 मिनट को 5 मिनट्स को 4 या 3 मिनट्स में चेंज कर सकते हैं, यानी कि मैं किन को चेंज करके जो वो टाइम है एक रिएक्शन करने का उसको मैं कम वो कर सकता हूँ, ठीक है।
तो सबसे पहली चीज यहाँ पर है रिएक्शन अकर और नॉट। ठीक है, रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अब रिएक्शन होगा क्या नहीं होगा, इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये चीज को देखते हैं कि भाई, जिसका नाम है कोलिजन थ्योरी, कि कोलिजन जो, अगर पार्टिकल्स ने आपस में रिएक्शन करना है तो दे मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर। बाकी तो बातें सारी वो बात की हैं कि रिएक्शन होगा नहीं होगा, पहले तो उन्होंने आपस में कोलाइड करना है। फिर कोलाइड करने के बाद देन हम को देखेंगे कि वो रिएक्शन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं या नहीं को रखते हैं। ठीक है, तो उस चीज को बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। क्या बोलते हैं? कोलिजन थ्योरी के रिएक्शन कि वो आपस में कोलाइड करेंगे। सही है, उन्होंने आपस में, दो पार्टिकल्स ने आपस में कोलाइड किया, दो रिएक्टर ने आपस में, जैसे ए और बी है, यहाँ पे मैंने बताया ना ए और बी है, ए और बी ने आपस में वो कोलाइड किया। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हमारे हमारे सामने आ जाएंगी। ए और बी यहाँ पे ये कोलाइड कर रहे हैं, तो दो ये पॉसिबिलिटीज हमारे सामने आ जाएंगी। एक पॉसिबिलिटी क्या होगी सक्सेस की, कि रिएक्शन हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी है सक्सेस की, कि जो रिएक्शन है वो हो जाएगा। दूसरी ये पॉसिबिलिटी क्या है, कि रिएक्शन नहीं होगा, फेलियर आएगा, कि भाई वो रिएक्शन नहीं हुआ। अब जो, यानी कि सक्सेस का वो क्या मतलब है, रिएक्शन अकर। सक्सेस का क्या मतलब है, रिएक्शन अकर। और इसका क्या मतलब है, फेलियर का, रिएक्शन नॉट अकर, यानी रिएक्शन जो है वो नहीं हुआ। अच्छा, इसी तरीके से फिर क्या होता है, जो सक्सेस होता है ना उसको बोलते हैं अफेक्टिव कोलिजन, जो टर्म हमारे कोर्स में यूज होती है। कौन सी टर्म वो यूज होती है? अफेक्टिव कोलिजन। और इसको बोलते हैं इनअफेक्टिव कोलिजन फेलियर। जो सबसे ज्यादा टर्म आप इस कोर्स में सुनोगे ना वो है अफेक्टिव कोलिजन। आप जब भी कोई चीज की डिफाइन करने जाओगे ना तो अफेक्टिव कोलिजन का जिक्र लाजमी करोगे। ठीक है, तो जो टर्म यहाँ पे यूज होनी है वो क्या है, अफेक्टिव कोलिजन और इनअफेक्टिव कोलिजन। यानी कि जब आपके पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं और उनको सक्सेस में लेबोरेशन कर रहे हैं, तो यानी क्या हो रहा है, अफेक्टिव कोलिजन हो रहा है। सही। अच्छा, फिर इसी तरीके से क्या होता है, जो चीज इनको सबसे पहले गवर्न करती है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन, ये एनर्जी के बारे में हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं ये एनर्जेटिक्स में। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप द रिएक्शन। याद है ना, हमने पूरा किया था कि भाई एंडो, तो थर्मिक जो होता है, यानी जब हम एनर्जी देते हैं तो एनर्जी वो देते क्यों है, क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी वो नहीं होती। सही है, तो उसको पूरा करने के लिए हम एनर्जी को देते हैं। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन ये होती क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप द रिएक्शन। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप द रिएक्शन इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, अब देखो, अब है क्या कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कि अच्छा, अब ये कि भाई ये एनर्जी चाहिए रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। अब अगर ये एनर्जी होगी तभी वो पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट कर पाएंगे। अगर ये एनर्जी नहीं है तो पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट नहीं तो कर पाएंगे। अब वो बात अलग है कि मैं उनको एनर्जी प्रोवाइड कर दूं तो वो आपस में रिएक्शन स्टार्ट कर दें, लेकिन इन ऑन अ करंट कंडीशन, अगर एनर्जी नहीं है और मैं कुछ कंडीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ तो दे वोंट रिएक्ट विथ ईच अदर, अगर उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी पर नहीं है। जैसे फर्स्ट करो, ये है और बी जो हम मैंने ऊपर बताया, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं ना यहाँ पे भी, और सी बना रहे हैं, ए और बी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और यही जो है ना सी जो है फॉर्म कर रहे हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी लेट से इस एनर्जी के, इस सेक्शन के लिए चाहिए 700 किलो जूल, लेकिन यहाँ पर इतनी एनर्जी है ही नहीं। जैसे फर्स्ट करो, ए और बी के पास 500 किलो जूल है, तो ये रिएक्शन कर ही नहीं सकते। ठीक है, इनमें से अब ये रिएक्शन कब करेंगे, कि जब या तो इनके पास रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। सही है, अब रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी कैसे आएगी, हम ये हीट देते हैं इनको, याद है ना मैंने बताया था। हीट देते हैं 200 किलो जूल, इसमें इनपुट करेंगे तो ये 500 200 के साथ मिलके 700 हो जाएगा, तो ये रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये एक फोर्स रिएक्शन है, हम यहाँ पे एक नॉर्मल कंडीशन के बारे में बात करें। ठीक है, तो अगर पार्टिकल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो दे विल रिएक्ट, अदरवाइज दे वोंट।
सही है। इफ पार्टिकल्स हैव इनफ एक्टिवेशन एनर्जी दे विल रिएक्ट, अगर उनके पास इनफ एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो वो रिएक्ट हो कर पाए, वो कर जाएंगे, ठीक है। देन सेकंड चीज होती है फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन, कि उनके टकराने की फ्रिक्वेंसी क्या है। सही है। सेकंड चीज क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन, के उनके आपस में कोलाइड करने की ये फ्रिक्वेंसी क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि देखो, अब बहुत ही वो कॉमन सेंस की तो बात है ना। अब अगर पार्टिकल्स ने आपस में रिएक्शन करना है तो जब तक वो कोलाइड ही नहीं करेंगे रिएक्शन कैसे होगा। जैसे आप लोगों ने ए स्टार को लेके आना है तो आपके पढ़ने की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी ये पढ़ने की फ्रिक्वेंसी जैसे 24 आवर्स में से आप 5 आवर्स पढ़ रहे हो ना, लेकिन अगर आप ये फ्रिक्वेंसी कम कर दो, 4 आवर कर दो, 3 आवर कर दो, 2 आवर पे ले आओ पर डे, क्या होगा, आपके इसी तरीके से हेयर स्टार आने के चांसेस कम होते जाएंगे। सही है। तो जितना आप ज्यादा पढ़ोगे हेयर स्टार आने के चांसेस ज्यादा ये होते जाएंगे, जितना आप कम पढ़ोगे हेयर स्टार आने के चांसेस कम होते जाएंगे। इसी तरीके से क्या है, जब पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे तभी तो उनके रिएक्शन की कुछ चांसेस बनेंगे। अब वो कोलिजन सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा, वो बात अलग है, लेकिन वो सक्सेस के रेट भी उसी वक्त को ज्यादा होगा ना, कि जब वो आपस में कोलाइड करेंगे। अगर वो कोलाइड ही नहीं करेंगे तो कहाँ से सक्सेस का रेट वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, उनको ज्यादा आपस में कोलाइड करने हैं। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन जो है वो अफेक्टिव कोलिजन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। frequency of collision is directly proportional to effective collision से। अच्छा देखो, यहाँ पर तो हमने ये डिस्कस किया कि भाई कब रिएक्शन होगा कब नहीं होगा ना। अच्छा देखो, अब होता क्या है कि हम जो जो रेट देखते हैं ना, वो रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट अलग होता है, वैसे अलग होता है। अगर मैं रेट को वैसे देखूं तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम। अच्छा, जरूरी नहीं है कि चेंज इन ये कंसंट्रेशन हो, आप कोई भी अमाउंट को ले सकते हो इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम वो ले सकते हो, आप मोल्स वो ले सकते हो, आप मास वो ले सकते हो, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम। ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है। ऐसे ये नॉर्मल से कि चेंज ऑफ रिएक्शन, चेंज इन अमाउंट ओवर टाइम। अब विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ये अलग होता है। विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट आपका रेट डिक्रीज होता है। आपकी जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट वो करेंगे तो उनकी जो अमाउंट है वो डिक्रीज होगा, और जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो इंक्रीज होता है। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट, अगर मैं रेट की बात करूं रिएक्टेंट के सेंस में, तो ये होता है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम। और अगर मैं रेट की बात करूं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, तो ये होता है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं हम चेंज इन कंसंट्रेशन। यानी ये सिर्फ ये तो कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, इसके इसके जगह कोई भी अमाउंट आ सकता है, ठीक है। अच्छा देखो, अब होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पे ना इसके बनते हैं ग्राफ्स। अगर मैं यहाँ पे रिएक्टेंट का ग्राफ काफी ज्यादा बनता है, ठीक है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का ही बनता है, लेकिन रिएक्टेंट का जो ग्राफ है उसको हम ज्यादा देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है एक यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमारे पास होता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, कोई भी अमाउंट हो सकता है। और यहाँ पर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। एक्स एक्सिस पे क्या आता है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे जैसे हम एक वो ग्राफ बना रहे हैं ना, अब देखो ये हमने एक वो ग्राफ बनाया है, सही है। अब देखो यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें आपके सामने
पढ़ेंगे आप काफी ज्यादा सारे पॉइंट्स जिससे आप कंक्लूड को कर सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो रहा है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। विद विद रिस्पेक्ट टू टाइम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। जो रिएक्टेंट का अमाउंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक तो ये बात हमारे सामने आ रही है। अच्छा, और दूसरी बात क्या है कि देखो, जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, वो मैक्सिमम होता है एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, जब मेरा टाइम जीरो होगा। यहाँ पे बिल्कुल इस पॉइंट पे मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बिल्कुल मैक्सिमम होता है इस पॉइंट पे। यहाँ पे रेट क्या होता है, बिल्कुल मैक्सिमम होता है। सही है, एट द वेरी स्टार्ट मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है जब टाइम जीरो। क्यों वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि इस वक्त रिएक्टेंट सबसे ज्यादा होते हैं, तो वो सबसे ज्यादा ज्यादा आपस में कोलाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, रेट मेरा मैक्सिमम होता है, ठीक है। रेट इज मैक्सिमम एट द स्टार्ट एज कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज मैक्सिमम, सो कोलिजन विल बी मैक्सिमम। तो जो कोलिजन होगा वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो कोलिजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मेरा रेट होगा। फिर इसी, अच्छा, ये दो बातें तो हमारे सामने आ गई ना। अब एक और चीज क्या होती है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना आगे, रेट डिक्रीज होता जाता है। अब आप देखो यहाँ पे, अगर मैं देखूं तो मेरा जो रेट है वो डिक्रीज हो रहा है। रेट क्या है मेरे पास यहाँ पे, अमाउंट डिवाइड बाय टाइम, यानी कि चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन वाई मेरा को कम हो रहा है, वाई एक्सिस पे वैल्यू वो कम हो रही है। वाई एक्सिस पे वैल्यू ऊपर आती है और एक्स एक्सिस की नीचे, यानी टाइम नीचे। तो अगर जो ऊपर वाली वैल्यू आप देखो, जो मेरा वो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है जैसे टाइम पर बढ़ रहा है। तो जब ऊपर वैल्यू स्मॉलर ये होती जाएगी, नीचे वैल्यू ग्रेटर ये होती जाएगी, तो मेरा जो है वैल्यू स्मॉलर ये आती जाएगी, वैल्यू छोटी होती जाएगी, डिक्रीज होती हो जाएगी, सही है। तो क्या हो रहा है कि जैसे मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वाई का अमाउंट है वो डिक्रीज होता जा रहा है और ये इंक्रीज होता जा रहा है। दैट सी बात है, टाइम तो इंक्रीज होगा ना, और जितना टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते जाएंगे, तो उनका अमाउंट डिक्रीज होता जाएगा। तो ऊपर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, नीचे की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो आंसर क्या आएगा, वो आंसर भी कम होता जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं मेरा टाइम बढ़ रहा है, रेट भी डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनका अमाउंट डिक्रीज हो रहा है। तो उनका, जाहिर सी बात है, जब अमाउंट डिक्रीज होगा तो कोलिजन भी क्या होगा उनका, कम होगा, ठीक है। रेट विल डिक्रीज एज द टाइम प्रोग्रेस एज अमाउंट ऑफ reactant is converted to product and thus decreases, so there will be less collision। सही, तो मेरे पास जो कोलिजन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा देखो, फिर इसी तरीके से हमारे पास है। अच्छा, ये चीज तो हो गई हमारे पास, ठीक है।
अच्छा, अब उसके बाद वो ना ये भी पूछता है कि देखो यहाँ पे मेरा जो है ना रेट तो कम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐसा टाइम आएगा कि मेरा रेट जीरो हो जाएगा। रेट बिल्कुल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मेरा रिएक्शन जीरो हो जाएगा। जिस पॉइंट पे मेरा रिएक्शन जीरो होगा वहां पर रेट भी मेरा जीरो हो जाएगा। जिस पॉइंट पे रिएक्शन खत्म हो जाएगा रेट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितने ये पॉसिबल रिएक्टेंट कन्वर्ट हो सकते थे वो उतने वो कन्वर्ट हो गए। तो रेट जीरो कहाँ पे हो रहा है, रेट जीरो यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखो आपका ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया ना ये। तो यहाँ पर आपका रेट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। यहाँ पे आपका रेट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। रेट जीरो, रिएक्शन कंप्लीट हो गया है यहाँ पे आपका। सही है? तो एक एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो रेट जीरो रहेगा। व्हेन ऑल द रिएक्टेंट had reacted, so rate will be zero. So at that point rate will be zero. So at that point rate will be zero as all the possible reactant। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बोल दिया ना, all the possible reactant and all the possible reactant has reacted, so rate will be zero as the reaction has finished। As the reaction has finished, कि जो रिएक्शन है वो क्या हो गया, फिनिश हो गया। यानी जितने भी पार्टिकल्स के, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स के पास एनर्जी थी वो उन सब ने प्रोडक्ट कर लिया। when all the particle when all the reactant having, अच्छा यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, all the particle when all the reactant having enough energy had reacted, so at that point rate will be zero as the reaction is finished। रिएक्शन आपका खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा देखो फिर यहाँ इसी तरीके से ना अ, एक और चीज भी होती है। वो क्या है, देखो जैसे फर्ज करो मैं यहाँ पे कोई भी रिएक्शन कर रहा हूँ ना। अब फ्लैट से मैं यहाँ पे रिएक्शन कर रहा हूँ, ये वाला कैल्शियम को कार्बोनेट है, वो रिएक्ट करके फॉर्म कर रहा है, वो डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं और CO2 गैस बन रही है। अब होता क्या है, अब चाहे ये ले लो या पे कोई ऐसा ले लो जो वो लिक्विड हो, चाहे कोई ऐसा ले लो जो लिक्विड हो, जैसे H2O2 हो गया। H2O2 की डिकम्पोजिशन और ये H2O2 ये एक्वस है, उसकी डिकम्पोजिशन और ये H2O बन रहा है और O2 बन रहा है। सही? तो ये तो लिक्विड होगा और ये गैस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मेरा लिक्विड और सॉलिड है ना वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। आप स्टेट वो सिंबल्स को देखो, सॉलिड, सॉलिड और गैस, एक्वस, लिक्विड और गैस। तो ये इस तरीके से हो रहा है, जो आपका यहाँ पे सॉलिड या लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो अमाउंट है ना, जो मास है, मास डिक्रीज होगा। सही है? क्योंकि जो वो मास है, जो वो सॉलिड है और लिक्विड है वो तो मास कंटेन करते हैं, लेकिन आपकी जो गैस है वो मास कंटेन नहीं करती, वो वॉल्यूम कंटेन करती है। तो जब आपकी गैस, जब आपका जो रिएक्टेंट है उसमें गैस नहीं और प्रोडक्ट में गैस बन रही है, तो आपका वो मास वो कम होगा, क्योंकि आपकी एक गैस की प्रोडक्शन हो रही है तो गैस का तो मास नहीं होगा। तो वो मास किस में कन्वर्ट हो रहा है, वॉल्यूम में। तो आपका यहाँ पे मास डिक्रीज होगा। सही है? जब भी आपकी प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट में गैस फॉर्म होगी तो आपका मास डिक्रीज होगा। वेन एवर
गैस इज फॉर्म, मास ऑफ होल सॉल्यूशन विल डिक्रीज। जो पूरे का जो मास है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। जो पूरे का मास है वो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, फिर इसी तरीके से अगर मैं ये प्रोडक्ट के सेंस पे बनाऊं, तो ग्राफ जो मैंने अभी ग्राफ ऊपर पूरा वो बनाया है और जिसको पूरा डिफाइन किया है ना, अगर मैं यही ग्राफ जो है वो प्रोडक्ट के सेंस पे बनाऊं तो सारी चीजें यही को सेम रहेंगी, ठीक है। यही बात है, बस क्या होगा, प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, बस एक पॉइंट का ये एडिशन हो जाएगा कि प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होगा। सही है। प्रोडक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो इंक्रीज हो रहा है, वाई एक्सिस पे क्या, वही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है। वाई एक्सिस पे क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है। और एक्स एक्सिस पे क्या है, प्रोग्रेस है। और एक्स एक्सिस पे क्या है, प्रोग्रेस है। तो हम जैसे ही यहाँ पर आगे बढ़ते जाएंगे ना, हमारा जो टाइम है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद टाइम, ठीक है। जैसे जैसे टाइम वो बढ़ रहा है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। अच्छा फिर इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, एक और चीज। सही, यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो इंक्रीज होता जाएगा। पानी 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 पानी। जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पर भी एक ऐसा पॉइंट है कि जो प्रोडक्ट का अमाउंट है ना वो कांस्टेंट हो गया है, वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो यहाँ पे बिल्कुल कांस्टेंट हो गया है, वो इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। तो जिस जिस पॉइंट पे वो इंक्रीज होना, जो ये ग्राफ है हॉरिजॉन्टल होना स्टार्ट होएगा, जैसे वो लेट से मैंने बोला कि भाई यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल होना स्टार्ट हो गया इस पॉइंट पे, तो ये जो वो टाइम होगा ना, ये वो टाइम होगा जिसके ऊपर रिएक्शन मेरा कंप्लीट हो चुका होगा, यानी पूरे का पूरा प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका होगा। इस पॉइंट पे जैसे फर्स्ट करो, ये मेरे पास लेट से आ रहा है 120 पर सेकेंड्स। कितना आ रहा है, 120 सेकेंड्स। तो 120 सेकेंड से मेरा जो ग्राफ है वो कांस्टेंट हो गया, यानी हॉरिजॉन्टल हो गया है। तो यहाँ पर मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तभी तो मेरा और जो है वो प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा, यहाँ पे मेरा जो ये प्रोडक्ट की लाइन है वो हॉरिजॉन्टल हो गई है, सही है। पॉइंट वेयर ग्रेडियंट बिकम्स हॉरिजॉन्टल। सही है। पॉइंट वेयर ग्रेडियंट बिकम्स हॉरिजॉन्टल इज व्हेन द रिएक्शन इज completed। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई भी जो है ना फर्दर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। सेम ये चीज मैं यहाँ पे भी तो बोल सकता हूँ, जो कि बताना भूल गया था, ठीक है। अच्छा करिए, नहीं यहाँ पे तो ये बता दिया था, ठीक है। सही है। यहाँ पे वो लिखना भूल गया था, एट दिस पॉइंट ग्रेडियंट बिकम्स हॉरिजॉन्टल। ग्रेडियंट क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, सही। अच्छा देखो, ये तो ये ग्राफ्स के बारे में था जो कि हमारे यहाँ आते हैं ना, और ये जो मैंने आपको कराया ये एग्जैक्ट इसी तरीके से ग्राफ्स आते हैं ये।
ठीक है। और यही चीजें सब उसने पूछी हुई भी होती हैं कि ये हो क्या रहा है ना। ठीक है। जो सब पॉइंट्स मैंने पूरे लिखवाए ये आते हैं वो लिखने के लिए, ये अगर वो 5 मार्क्स के लिए वो ग्राफ दे देगा तो आपको पूरे पॉइंट्स लिखने होंगे ये। ठीक है, तो ये सब कुछ डिस्क्राइब करने के लिए आता है एग्जाम में। ठीक है। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से क्या होता है, कुछ ये फैक्टर्स होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को ना ये गवर्न करते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को ना ये गवर्न करते हैं। वो फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सुन लो। अच्छा देखो, पहले इसको छोड़ो सर, आप ये कुछ और बात आपसे करते हैं। देखो अब यहाँ पे ना एक चीज है यहाँ पे। जैसे फर्स्ट करो रिएक्शन हो रहा है ए और बी का, उसके वो बाद फिर फैक्टर्स की तरफ आएंगे। ए और बी का रिएक्शन हो रहा है और सी प्लस डी को बन रहा है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे 100 मोल्स हैं ए के, और 10 मोल्स हैं बी के। 1:1 का रेशियो है। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक चीज मुझे साफ नजर आ रही है कि ए मेरा एक्सिस है और बी क्या है, मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ए क्या है, मेरा हेक्सेस है, और बी क्या है, मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। दैट मीन्स कि ए बी जो है वो फुली कंज्यूम हो जाएगा और ए एंड में बच जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे ना, अगर मुझे इस रिएक्शन को स्पीड अप करना है या ज्यादा पार्टिकल्स को रिएक्ट करवाना है, ठीक है, जो रिएक्ट नहीं कर रहे उनको भी रिएक्शन की रेंज में लेके आना है, मुझे जैसे प्रोडक्ट इंक्रीज करना है, तो देखो मैं यहाँ पर ए को जितना भी इंक्रीज करता रहूँ कोई फर्क नहीं वो पड़ना, मुझे बी को इंक्रीज करना होगा। सही है, तो यहाँ पर मेरा जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा ना वो बी है। क्योंकि देखो ए तो एक्सिस है, बहुत ज्यादा है। अब मैं ए को थोड़ा सा कम करूँ, ए को थोड़ा सा ज्यादा करूँ, कुछ भी फर्क नहीं को पड़ना, क्योंकि ए के पास बहुत ज्यादा जो है ना ऑलरेडी अमाउंट एग्जिस्ट करता है। ए के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा अमाउंट एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं इसको इंक्रीज करूं या फिर मैं इसको डिक्रीज करूं तो इट डजेंट मैटर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना। क्यों नहीं पड़ना, क्योंकि ए वैसे ही बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं थोड़ा सा इनक्रीज डिक्रीज कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ना। जो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। हमेशा हमेशा जो अगर आपके पास रिएक्टेंट का ग्राफ दिया होता है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का ही ग्राफ दिया हुआ होता है। क्योंकि ए तो हेक्सिस में, ए को इंक्रीज या डिक्रीज कुछ करने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ना। क्योंकि ए के पास 10 मोल्स हैं, बी के पास सॉरी ए के पास 100 मोल्स है, बी के पास 10 मोल्स हैं। तो ए के अगर हाफ मोल्स के पास एनर्जी भी नहीं होगी तब भी फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि बी के पास तो सिर्फ 10 है। तो जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो होता है बी, यानी जो मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट है ना वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि वो बहुत थोड़े से अमाउंट में है। अगर उसमें से एक भी, जैसे वो 10 है, 10 में से एक भी ऐसा हुआ जिसने वो रिएक्ट नहीं किया तो मेरा पूरा जो है अमाउंट में फर्क तो पड़ जाएगा प्रोडक्ट के। पूरा रेट ऑफ रिएक्शन मेरा आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि ए बी लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑलरेडी बहुत लिमिटेड अमाउंट में रिएक्ट कर रहा है। ए अगर 50 भी रिएक्ट नहीं करें, 50 भी रिएक्ट नहीं करें आउट ऑफ 100, मुझे फर्क वो नहीं पड़ना। सही है, बात समझ आ रही है ये। आ रही है सर। तो बी मेरा क्या है, डिसाइडिंग फैक्टर है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हम जो भी बनाते हैं बी से करते हैं। अगर जैसे फर्ज करो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना है ना, तो मुझे अगर मैं इसको 101 कर दूं, इसको 10 रहने दूं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ना। सही है। अगर अगर मैं इसको 101 भी, क्या 150 भी कर दूं तब भी कोई खास, तभी फर्क नहीं पड़ना। क्योंकि 1:1 का रेशियो इसके 10 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। पहले 90 बेकार जा रहे थे, अब जो है वो 140 बेकार पहुंच जाएंगे। अगर मैं इसको 100 ही रहने दूं और मैं इसको यहाँ पे 11 कर दूं तो फर्क तो पड़ जाएगा, क्योंकि फिर अब ये एक्स्ट्रा रिएक्ट तो कर जाएगा। तो अब जो ए का भी जो है ना एक और रिएक्ट तो कर जाएगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर फर्क तो पड़ना है। तो जो पूरे का पूरा डिफरेंस आना है ना वो किससे आना है, इससे आना है। तो अगर हम यहाँ कंसंट्रेशन चेंज करेंगे वो भी हम इसकी करते हैं, टेम्परेचर की तरफ आते हैं वो भी हम इसको तो देखते हैं। ठीक है, तो हम जो जो मेनली वो कंसंट्रेशन जो कम या वो ज्यादा करते हैं ना वो हम बी की करते हैं, जो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है इसी की वो कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं। ठीक है।
इसी को ही हम ऑल्टर करते हैं, इसी की वजह से जो है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड अप होता है, ठीक है।